नमस्कार आप सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि पत्रिका में वैवाहिक जीवन की स्थिति और विवाह के समय को कैसे समझें। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करती हूँ। पुरुष जातक का चार्ट है। सबसे पहले हम चार्ट का डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे। 24 सितंबर 1980, 2045, फरीदाबाद, हरियाणा। यहाँ पे दो ही चीजों को समझना है, बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि विवाह चैप्टर अपने आप में एक बहुत लंबा चैप्टर है। तो छोटा छोटा करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विवाह हुआ कब, उसकी दशाओं को कैसे समझें। तो मैं आपको पहले डेट बता देना चाहती हूँ। February 2008 यानी 11 फरवरी 2008 में विवाह होता है। अब 11 फरवरी 2008 की हम सीधा दशाओं पे आते हैं। ये देखिए, ये जनवरी से हमारी केतु शुक्र में राहु की दशा स्टार्ट होती है 30 जनवरी 2008 से, और ये 2 अप्रैल 2008 तक ये दशा हमारी चलती है। यहाँ मैंने थोड़ी प्रत्यंतर दशा को खोला हुआ है, अदरवाइज तो आप केतु शुक्र की दशाओं से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। गोचर को हम इसमें कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ भाव सिद्धि काल का भी अपना महत्व है। वो अभी आपको गुरुजी ने नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पर, तो उसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूंगी। केतु में शुक्र की दशा में क्या विवाह की संभावना हो सकती है या नहीं, इसको पहले समझ लेते हैं। केतु मेरा महादशानाथ है, यानी 10th भाव में स्थित है। केतु से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महादशानाथ कभी भी शादी नहीं कराएगा। जो अंतरदशानाथ होगा, जो प्रत्यंतर दशानाथ होगा, वो मेन रिजल्ट देंगे। तो शुक्र मेरा प्रत्यंतर अंतरदशानाथ है, वो मेरा चतुर्थ भाव में राहु केतु एक्सिस में स्थित है, यानी 4th हाउस में स्थित है। नवांश में देखते हैं तो वो तीसरे भाव में कुंभ राशि में राहु के साथ स्थित है। यानी क्या हम 4th हाउस में बैठे शुक्र से विवाह की बात कर सकते हैं? तो 4th हाउस में बैठे शुक्र से विवाह की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुक्र से विवाह की बात की जा सकती है। शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है, और पुरुष जातक के चार्ट में अगर शुक्र या चंद्रमा की दशाएं हो तो वहां पर विवाह की संभावना व्यक्त की जा सकती है। जैसे स्त्री जातक के चार्ट में अगर पुरुष ग्रह में मेन तो हम गुरु को ही लेंगे, उसके अलावा 2 और पुरुष ग्रहों की चर्चा की गई है, सूर्य और मंगल। इनकी दशाओं में भी विवाह की बात की जा सकती है, लेकिन मेनली हम गुरु को ही लेते हैं, क्योंकि जनरली गुरु की दशाओं में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्यों की चर्चा भी होती है। तो यहाँ विवाह को मुझे लगता है कि आपको समझना ये, क्योंकि बहुत आसान सा था कि केतु में शुक्र की दशा में एज को देखते हुए क्या विवाह हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप समझते हैं कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी होगी। देखिए, लग्नेश सप्तम भाव में स्थित है। लग्नेश यानी मंगल मेरा 7th हाउस में स्थित है। अब आप बोलेंगे कि ये मांगलिक हो गया, कहने के लिए ये मांगलिक है, यानी मेरा 12वें भाव में, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या अष्टम में अगर मंगल हो तो उसको मांगलिक बोला जाता है। उसके साथ साथ में नियम ये भी है, क्या केंद्र से, क्या लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में कोई शुभ ग्रह है। तो यहाँ आप चंद्रमा से देखें तो ना शुक्र और ना गुरु, दोनों में से कोई भी केंद्र में नहीं है। लग्न से देखें तो सिर्फ एक शुक्र मेरा केंद्र में स्थित है। ठीक है ना। दूसरा, हम इसको ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हैं कि क्या लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यानी मंगल सप्तम में स्थित है तो वो लग्नेश भी तो है, क्या उस भाव को वो खराब करेगा या उस भाव का अच्छा रिजल्ट देगा? तो यहाँ एज अ मांगलिक की तरह ना लेके यहाँ लग्नेश मेरा सप्तम में स्थित है, क्योंकि अगर इसी मंगल की मूल त्रिकोण 8वें भाव में होती और फिर ये यहाँ सप्तम में स्थित होता तो ये विशेष अशुभ प्रभाव रखता। विशेष अशुभ प्रभाव मैंने क्यों कहा, क्योंकि वहां पत्नी को या मेरा जो भी स्पाउस होगा, चाहे फीमेल या मेल, मेल या फीमेल जातक के चार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, उसको लंबी बीमारी की समस्या, चोट चपेट की स्थिति, ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो खुद लग्नेश सप्तम में है, इसका मतलब लग्नेश का झुकाव जो है वो 7th हाउस की तरफ है। यात्राओं करने में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, पत्नी का ध्यान रखे उसकी तरफ उसका झुकाव हो सकता है। लेकिन वो मंगल है तो वो उसका जो स्वाभाविक गुण होगा कि हम बात बात पे लड़ झगड़ भी सकते हैं, वो प्रभाव हमेशा दिखाई देगा। वो तो मंगल की दशा आ जाए या मंगल पत्रिका में कहीं भी स्थित हो, वो प्रभाव जनरली आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है ना। अब फीमेल जातिका कैसी होगी, यानी मंगल को हमने देख लिया कि इस भाव पे मंगल स्थित है और किसी ग्रह का कोई अशुभ या शुभ प्रभाव नहीं है।
सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, वो चतुर्थ भाव में है, यानी अपने से दशम में और लगन से चतुर्थ में, यानी दोनों से देखें तो प्लेसमेंट शुक्र की बहुत अच्छी है। सिर्फ एक राहु केतु एक्सिस में है, यानी सिर्फ यहाँ पे एक एक्सिस वाला प्रभाव है, शनि का प्रभाव नहीं है, सूर्य के साथ होके अस्त नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, तो यहाँ पे विशेष अशुभ प्रभाव शुक्र के ऊपर नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब कि पत्नी मेरी अच्छी होनी चाहिए, और पत्नी के व्यवहार को समझने के लिए सप्तम में स्थित राशि, सप्तम में स्थित ग्रह, नवांश पत्रिका के लग्न में स्थित राशि और लग्न में स्थित ग्रह से समझ सकते हैं आप। यहाँ तुला राशि और यहाँ पे आपकी धनु राशि, दोनों में से अगर आप राशि देखें तो कोई भी राशि मेरी स्थिर राशि नहीं है। तुला राशि मेरी चर राशि है और धनु राशि मेरी द्वि स्वभाव राशि है, यानी जो उनकी पत्नी होंगी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो जिद्दी स्वभाव की होंगी। हाँ, वो लॉजिकल हो सकती हैं, उनके अंदर गुस्सा हो सकता है, उनके अंदर ज्ञान हो सकता है, क्योंकि गुरु लग्न में स्थित है नवांश के, तो ये सारे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन जिद्दी होंगी ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। मैरिड लाइफ मेरी कैसी होगी, तो मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए, मैरिड लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं है। जातक का स्वयं का मन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें में है और राहु सूर्य शनि के प्रभाव में है, बुध के प्रभाव में है, यानी हमेशा मेरा मन परेशान रहेगा। तो मन परेशान रहेगा क्यों? क्या वो वैवाहिक जीवन को लेकर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई परेशानी पत्रिका नहीं दिखाती है। तो किस लिए मेरा मन परेशान हो सकता है? क्या मेरे स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। लग्न लग्नेश की कंडीशन अच्छी है, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए हम मेन ग्रह कौन सा देखेंगे? सूर्य। और ये देखिए सूर्य यहाँ षटबल में कितना वीक है। सूर्य शनि के साथ है, शनि लंबी बीमारी देता है। सूर्य बुध के साथ है, बुध काल पुरुष की पत्रिका में तीसरे छठे का स्वामी है। सूर्य के ऊपर केतु का प्रभाव है, यानी आरोग्यता देने वाला ग्रह। और चंद्रमा जो मुझे न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा, दोनों ग्रह मेरे अशुभ प्रभाव में है। इसका मतलब मेरी लाइफ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चलती आ रही होंगी, जिसके कारण हो सकता है कि मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही हो। तो मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब होने का मतलब ये नहीं है कि सीधा तलाक की स्थिति आ जाए। बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, आपका व्यवहार हो सकता है, आपके आसपास का माहौल हो सकता है, करियर के लिए आप दोनों अलग अलग रहते हो, ये भी एक प्रभाव हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है। उसमें से हमें समझना होगा कि क्या प्रभाव है जो जातक के मन को परेशान कर रहा है। जन्म के समय इनकी शनि की महादशा थी। अब देखिए शनि मेरा कहाँ स्थित है? छठे भाव में स्थित है। तो छठे भाव में स्थित हमेशा से मुझे कौन कौन से ग्रहों की दशा मिली? शनि की महादशा जो छठे में था, फिर बुध की महादशा जो छठे में था, उसके बाद केतु की महादशा जो केंद्र में था, लेकिन छठा मेरा हमेशा एक्टिव रहा। मोस्टली ग्रह मेरे चार्ट में 6 को एक्टिव करते हैं। 6 का रेगुलर वे में एक्टिव रहना, यानी कुछ ना कुछ मेरे जीवन में परेशानियों का लगा रहना, इसको दर्शाता है। केतु की दशा में विवाह के पश्चात मेरी शुक्र की दशा प्रारंभ होती है ना। अब शुक्र तो मेरा केंद्र में स्थित है, सिर्फ एक राहु केतु एक्सिस में है, यानी पत्नी ने अपने जीवन में तरक्की की होगी या पत्नी अपने जीवन में तरक्की अभी भी कर रही होंगी। सिर्फ यहाँ हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हम बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट जो प्रयास था वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही अलग अलग विषयों पर चार्ट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगी। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।